मम्मा, आई एम हंग्री। Yes, beta. Breakfast is ready. Come on. वाओ, पिज्जा। आई लव यू मॉम। Love you too, baby. चलो अब जल्दी से फिनिश करो, फिर स्कूल के लिए रेडी भी होना है ना। ओके मम्मा, आप देखो मैं बस 2 मिनट में पूरा फिनिश कर दूंगा। ये कहकर आरव अपने सामने रखे पिज्जा पर टूट पड़ा। उसे इस तरह जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर उसके सामने बैठी उसकी दादी कामिनी ने उसे टोकते हुए कहा, रुको बेटा, आराम से खाओ और छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर खाओ। अब लाओ, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। नो दादी, आप रहने दो, मैं खा लूंगा। हाँ मम्मी जी, और उसे जल्दी खाने दीजिए प्लीज, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। अरे तो नाश्ता करने थोड़ा पहले बिठाना था ना, मैं खिलाती हूँ इसे। ओहो, कितनी मोटी रोटी है ये, और ये चिपचिपा सा क्या है इसके ऊपर। दादी, ये चीज है, आपको इतना भी नहीं पता। हाँ, कोई चीज तो है, पर है क्या ये समझ नहीं आ रहा। ओफो मम्मी जी, आप रहने दीजिए ना प्लीज, आप नाश्ता करिए। और आरव, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं तब तक तुम्हारा लंच पैक करती हूँ। मम्मा, लंच में क्या पैक कर रही हो? तुम गेस करो। पिज्जा ना? वाओ, मजा आ जाएगा। बट मम्मा, लंच वाले पिज्जा में ये वेजीज मत डालना, मुझे ओनली चीज बर्स्ट पिज्जा चाहिए। ओके, एज यू विश, बट अब जल्दी करो। हाँ, ये कहकर इशिता किचन में चली गई और डाइनिंग टेबल पर बैठी उसकी सास कामिनी मन मसोस कर कभी अपने पोते आरव को देखती जो बड़े ही चाव से पिज्जा खा रहा था, तो कभी अपने सामने रखे पिज्जा को जो इशिता ने उसे खाने के लिए दिया था। तभी उसका बेटा अनिकेत वहां आया और फिर, डैड देखो ना, मम्मा ने आज फिर पिज्जा बनाया है। अरे वाह, तुम्हारी तो मौज आ गई फिर तो। हाँ इशू, मुझे भी ब्रेकफास्ट दे दो प्लीज। हाँ बस अभी लाई। बेटा तू ये खा ले। अरे नहीं माँ, आप खाओ ना, इशू ले आएगी मेरे लिए। नहीं बेटा, मुझे तो ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कहते हैं इसे? पिज्जा कहते हैं इसे माँ। अब कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं आया तो रहने दो, मैं इशू को बोलकर आपके लिए कुछ और बनवा देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, मैं गांव से सत्तू लाई हूँ ना, वही घोल कर पी लूंगी। अब बहू कहाँ मेरे लिए कुछ अलग से बनाएगी। नहीं माँ, ऐसे कैसे? आप रुको, इशू आपके लिए पराठे सब्जी बना देगी। क्यों फालतू जिद कर रहे हो? मम्मी जी को अपना रूटीन फॉलो करने दो ना, और वैसे भी इस उम्र में उनके लिए लाइट खाना ही ठीक है। सारा दिन बस बैठे ही तो रहना है, फालतू में तबियत खराब हो गई तो और मुसीबत। मम्मी जी, अब सत्तू में क्या मिलाना है वैसे? तुम रहने दो बहू, मैं कर लूंगी। ये कहकर कामिनी उठी और रसोई की तरफ बढ़ गई, लेकिन रसोई का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था और फिर ओहो, कितना गंदा पड़ा है सब। पता नहीं मेरा सत्तू भी कहाँ रख दिया होगा बहू ने। इधर कामिनी रसोई में अपना सत्तू ढूंढती रही और उधर इशिता, अनिकेत और आरव मजे से पिज्जा खाते रहे। फिर कुछ देर बाद, बहू वो मेरा सत्तू। अरे मिला नहीं क्या आपको? वो वहाँ सामने वाली कबर्ड में तो रखा है। ओह गॉड, इस घर में मैं न रहूं तो किसी का कुछ काम ही ना हो। अब ये लीजिए, ये रहा आपका सत्तू, और इसे ना आपसे आप अपने कमरे में ही रखिए, आपके अलावा वैसे भी कोई नहीं खाएगा इसे। नहीं नहीं बहू, अनिकेत को बड़ा पसंद है सत्तू का शरबत, सत्तू के पराठे। अब बचपन में तो, हाँ तो अब बच्चे नहीं है ना वो, अब वो ये सब नहीं खाते। आप ले जाइए इसे। वैसे तो इशिता और अनिकेत की शादी को 8 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन कामिनी को इनके साथ रहते हुए अभी सिर्फ कुछ हफ्ते ही हुए थे। करीब 1 महीने पहले जब अनिकेत के पिताजी का देहांत हुआ, तो उसके बाद ही अनिकेत अपनी माँ को गांव से शहर अपने साथ रहने के लिए ले आया, और ये बात उसकी शहरी बीवी को बहुत खटक रही थी। क्या हुआ इशू, कुछ अपसेट लग रही हो? मुझे अपसेट करने के काम खुद करते हो और फिर ऐसे पूछते हो जैसे कुछ पता ही नहीं। अरे मुझे सच में नहीं पता, बताओ ना क्या बात है। देखो अनिकेत, मैं समझती हूँ कि तुम मम्मी जी को गांव में अकेले नहीं छोड़ सकते थे, बट उन्हें समझा तो सकते हो ना, वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना चाहती हैं। अरे पर उन्हें एडजस्ट करना क्यों है? दिक्कत कहाँ आ रही है, जरा ठीक से बताओ। तो सुनो, फिर तुम्हारी मम्मी से तंग आ गई हूँ मैं। गांव से शहर आए हुए कितने दिन हो गए उन्हें, लेकिन वो खुद को बदलने को तैयार ही नहीं है। कल मेरी कुछ फ्रेंड्स आई थी, उफ कितना एम्बेरस हुई हूँ मैं उनकी वजह से, बस मैं ही जानती हूँ। देखो इशू, पापा के जाने के बाद अब हम ही मम्मी के सपोर्ट है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। तो बेहतर यही होगा कि तुम उनसे इरिटेट होने के बजाय उनसे घुलने मिलने की कोशिश करो। अगर वो नहीं बदल पा रही तो तुम थोड़ी सी बदल जाओ ना, सिंपल। हा, कितनी आसानी से कह दिया कि मैं बदल जाऊं, और बदल कर बनूं क्या, गांव की गवार जैसे कि तुम्हारी। इशू, भूलो मत कि वो मेरी मम्मी है और इस घर की बड़ी भी। वो हमारे इसी घर में रहेंगी और अपने हिसाब से रहेंगी, फिर चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। और एक बात, मैंने कभी टोका नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही होती हो। अनिकेत का गुस्सा देखकर इशिता को इतना तो समझ आ गया था कि वो अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाला था, इसलिए फिलहाल इशिता ने चुप रहने में ही समझदारी देखी।
लेकिन वो कामिनी से कटती चली गई। वो ना तो उससे बात करती और ना ही उसकी कोई बात सुनती। और फिर एक दिन, क्या? बट मॉर्निंग में तो वो बिल्कुल ठीक था। ओके, मैं बस अभी उसके डैड के साथ स्कूल पहुंच रही हूँ। ओके, प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। क्या हुआ बहू? आरव वो ठीक तो है ना? इशिता ने कामिनी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। असल में वो फोन आरव के स्कूल से आया था। आरव की तबीयत अचानक ही स्कूल में बिगड़ गई थी, जिसकी खबर मिलते ही इशिता ने सारी बात अनिकेत को बताई और फिर दोनों हड़बड़ी में घर से निकल गए। इधर चिंता के मारे कामिनी का बुरा हाल था। फिर कुछ घंटों के बाद, आरव क्या हुआ ऐसे? बेटा सब ठीक तो है ना? भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताओ। आप शांत हो जाओ माँ, आरव अभी ठीक है। स्कूल में इसके पेट में दर्द उठ गया था, हम इसे डॉक्टर के पास ले गए, इन्होंने इंजेक्शन दे दिया है तो अभी आराम है। अच्छा, पर डॉक्टर ने क्या बताया? वो माँ, डॉक्टर ने बताया कि आरव की आंतों में इन्फेक्शन है, हमें उसका खान पान सुधारने की जरूरत है। मैंने तो पहले ही दिन देख लिया था यहाँ सब गड़बड़ है। दिन रात बस मैदा ही मैदा खिलाते रहते हो बच्चों को और खुद भी वही कचरा खाते हो। न सोने का सही वक्त, न कसरत का। बहू को बुरा न लगे इसलिए मैंने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बस लगता है अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। बहू, अब से कुछ दिनों के लिए रसोई तुम मेरे हवाले करो और तुम घर के दूसरे काम संभालो। कामिनी ने पहली बार हक से कोई बात कही थी तो ना तो अनिकेत ने कुछ कहा और माहौल को देखते हुए इशिता की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर अगले दिन से ही कामिनी ने रसोई का जिम्मा संभाल लिया। और फिर, ये क्या बनाया मम्मा आपने? मम्मा ने नहीं, मैंने बनाया है। ये दलिया है, इसमें ढेर सारी सब्जियां हैं जो तुम्हें ताकत देंगी। नो दादी, मुझे नहीं खाना, ये तो दिखने में कितना बुरा है, मुझे पिज्जा चाहिए। आरू, भूल गए डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था? चुप खाओ, जो दिया गया अब से तुम यही खाओगे। नो, मुझे नहीं खाना, ये बेकार खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर आरव रोते हुए वहां से चला गया। अनिकेत गुस्से में उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी कामिनी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको बेटा, गुस्से से बात बनेगी नहीं बल्कि और बिगड़ जाएगी। अब तुम रुको, मुझे संभालने दो। ये कहकर कामिनी एक बार फिर रसोई में चली गई। फिर करीब 1 घंटे के बाद वो आरव के कमरे में उसके लिए नाश्ता लेकर पहुंची। आरू, कहाँ है मेरा बच्चा? देखो तो दादी क्या लेकर आई है तुम्हारे लिए। आप जाओ दादी, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे पर मैं तो तुम्हारे लिए वो लाई थी, क्या कहते हैं उसे, वो पिज्जा? आप पिज्जा लाई हो? सच में? हाँ लाई हूँ ना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ओह थैंक यू दादी, बट ये पिज्जा कुछ अलग है, ये इतना ग्रीन क्यों है? अरे तुम पहले से खा कर तो देखो एक बार। ये कहकर कामिनी ने अपने बनाए हुए पिज्जा के स्लाइस का एक छोटा टुकड़ा आरव के मुंह में डाल दिया और कमाल की बात ये हुई कि आरव को वो पिज्जा बहुत पसंद आया। दादी ये तो यमी है, बट इसे खा के मेरे पेट में फिर से दर्द हो जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी दादी का हरा भरा पिज्जा है। इसे तुम आराम से खा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? और ये देखो, इसके साथ ये छाछ भी है, इसे पीकर देखो तो जरा। वाह दादी, ये तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक जैसा है, ठंडा और टेस्टी भी। कामिनी बड़े प्यार से आरव को अपना बनाया हुआ हेल्दी नाश्ता खिला रही थी और दरवाजे के पास खड़े अनिकेत और इशिता ये देखकर हैरान थे। फिर कुछ देर बाद, अब मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, बट ये जो कुछ भी आपने बनाया है ये पिज्जा नहीं है। मैं इतना तो समझ गई, बट ये है क्या, आप बताएंगी प्लीज? इससे आरव को। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बहू, ये मैंने मूंग की दाल के साथ कई सारी सब्जियों को पीस कर बनाया है। बस शक्ल तुम्हारे उस विदेशी पिज्जा की है, लेकिन गुण सारे देसी हैं। वाह माँ, अब फिर तो मुझे भी खाना है आपका स्पेशल सब्जियों वाला हरा भरा पिज्जा। तुम दोनों बैठो, मैं अभी और बना कर लाती हूँ। कामिनी ने धीरे धीरे घर के सारे वो तौर तरीके बदल दिए जो उसके परिवार की सेहत के लिए गलत थे, और इस तरह आरव के साथ साथ सबकी सेहत सुधरने लगी। और इससे भी बड़ा बदलाव आया इशिता की सोच में, जिसने ये बात समझ भी ली और मान भी ली कि उसकी सास गांव से होते हुए भी उससे ज्यादा क्रिएटिव और समझदार है। और इस तरह से सास बहू का रिश्ता भी सेहतमंद होने लगा। ओह गॉड, ये हरा भरा पिज्जा तो एकदम अमेजिंग है आंटी जी, मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। ऐसे कैसे? ये मम्मी जी की स्पेशल रेसिपी है जिसका कॉपीराइट सिर्फ मेरे पास है ना मम्मी जी? और अगर सच में सीखना है तो ज्वाइन करो मम्मी जी की कुकिंग क्लास, जहाँ ऐसी हरी भरी और हेल्दी रेसिपीज सिखाई जाएंगी। हाँ क्या सच में आंटी जी कुकिंग क्लासेस देने वाली हैं? हाँ, बस अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। सीट्स फुल हो जाए उससे पहले तुम सब एडमिशन ले लो। क्रांति अपनी 2 बेटियों रोशनी और प्रज्ञा के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी। क्रांति का जीवन अंधकार में डूब गया जब उसे ये पता चला
कि उसका पति पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। शादी के 11 साल हो जाने पर और मन भर जाने पर उसके पति ने उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि ये शादी उसने अपनी मर्जी से सबके खिलाफ जाकर जो की थी। उसकी 2 बेटियां थी, 10 साल की रोशनी और 8 साल की प्रज्ञा। पति का साथ छूटने के बाद क्रांति अपनी बच्चियों का पेट पालने के लिए एक लाला की दुकान पर काम करने लगी, लेकिन पगार के नाम पर उसे केवल महीने में 4,000 ही मिलते। एक रोज, लाला जी, इतनी कम तनख्वाह में घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो गया है। कमरे का किराया, बच्चों की फीस और घर का राशन, इन सब में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कुछ पैसे बढ़ा देते तो मेहरबानी होती। दाल पीसने के लिए नहीं कह रहा हूं तुझसे, खाली सामान ही इधर से उधर रखना होता है और बैठकर दाल में कंकड़ पत्थर चुनने होते हैं। मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता, और अगर नहीं जमता है तेरे को तो कहीं और जाके काम देख ले। ऐसा मत कहो लाला जी, यहाँ से मेरा घर पास में है और बच्चियों का स्कूल भी। मैं काम के साथ साथ घर भी देख लेती हूँ। अगर कहीं दूर जाऊंगी तो घर और बच्चे कैसे देखूंगी? अरे इसीलिए तो कहता हूँ जितना मिल रहा है उसी में संतोष करना सीखो। शांति चुपचाप घर आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज, माँ, आपको पता है सब स्कूल में हमारा मजाक उड़ाते हैं। कोई भी हमारे साथ लंच शेयर नहीं करता। वो सब कहते हैं कि इनके टिफिन में तो हमेशा रोटी होती है, वो भी बिना घी के चुपड़ी हुई। वो सब हमें गरीब कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? गरीब होना ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है मेरी बच्चियों। कभी कभी स्कूल के बाद रोशनी और प्रज्ञा भी माँ के पास गोदाम में बैठकर पढ़ाई करने बैठ जाती, जहाँ क्रांति दाल साफ करती और दोनों बहनें पढ़ती। एक रोज जब वो दोनों दुकान पर आई तो लाला पिज्जा खा रहा था, जिसे देख प्रज्ञा अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे भी वो खाना है जो लाला खा रहे हैं। मेरे स्कूल में काफी बच्चे लाते हैं ये पिज्जा, लेकिन वो बहुत महंगा आता है बेटी, और तुम्हारी गरीब माँ की इतनी हैसियत नहीं कि वो तुम्हें ये खिला सके। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना है। अच्छा तू रुक, मैं अभी लाला जी से मांग कर देखती हूँ। क्रांति घबराते हुए लाला जी के पास आई। मालिक, बिटिया का बड़ा मन है ये पिज्जा खाने का, अगर आप थोड़ा सा टुकड़ा। ए चल चल, तुम गरीबों की हैसियत नहीं है इसे खाने की। जानती भी है कितना महंगा आता है ये, हैं? ये तो हम बड़े लोगों के शौक हैं। चल जा। आंखों में आंसू लिए क्रांति प्रज्ञा से बोली, तू दुखी मत हो मेरी बच्ची, मैं तुझे फिर कभी पिज्जा खिला दूंगी। चल अब तुम पढ़ाई कर लो। लेकिन प्रज्ञा और रोशनी का मन कहाँ मानने वाला था। वो एक नजर अपनी किताब में तो दूसरी लाला के पिज्जा पर रखती। तभी लाला के पिज्जा में एक बाल आ गया। लाला ने गुस्से में उस पिज्जा को फेंक दिया, लेकिन रोशनी ने सबसे नजर बचाते हुए उसे अपने डिब्बे में रख लिया। घर आकर रोशनी उसे चूल्हे पर सेकने लगी। ये पिज्जा, ये कहाँ से आया? माँ, वो लाला के पिज्जा में बाल आ गया था और उसने वो पिज्जा फेंक दिया था। मैंने बाल वाला हिस्सा तोड़कर फेंक दिया। चलो प्रज्ञा, अब तुम भी थोड़ा खा लो और थोड़ा माँ हम दोनों खा लेते हैं, आखिर हमें भी तो इसका स्वाद पता चले। लो खाकर देखो। क्रांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों बच्चियों को गले से लगा लिया। फिर रोशनी ने एक टुकड़ा तोड़कर अपनी माँ और बहन के मुंह में दे दिया। अरे वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ, सचमुच मजा आ गया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज जब रोशनी और प्रज्ञा स्कूल से लौट रही थी, तो रास्ते में उनकी नजर एक ठेले पर वेज पिज्जा और पनीर का पिज्जा बना रहे मदन पर जाती है। रोशनी उसके पास जाकर बोली, अंकल, क्या आप मुझे भी ये वेज पिज्जा बनाना सिखाओगे? ए धंधे का वक्त है, क्यों टाइम खराब कर रही है, चल जा यहाँ से। मदन उन्हें वहाँ से भगा देता है। लेकिन अब वो दोनों स्कूल से लौटते वक्त अक्सर छुप छुप कर मदन को पिज्जा बनाते देखती। एक रोज वो मंडी जाती हैं और वहाँ जाकर फेंकी हुई खराब सब्जियों में से कुछ ठीक ठाक सब्जियां बिन कर लाती हैं। और जब उनकी माँ दुकान पर होती है तो वो घर पर आटे की बड़ी सी रोटी बनाकर सेक लेती है। पहले तो 2 रोटियां खराब हो जाती हैं, लेकिन तीसरी बार उसका पिज्जा बेस बनकर तैयार हो जाता है। फिर उन सब्जियों को छोटा छोटा काट कर वो उस पर डाल देती है। पिज्जा जितना दिखने में खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा वो खाने में लाजवाब था। वाह छोटी, हम तो पिज्जा बनाने में माहिर हो गए। ये वाला माँ के लिए रख देते हैं, वो खाएगी तो खुश हो जाएगी। उस रोज उन्होंने पेट भर पिज्जा खाया, लेकिन तभी दुकान से बिरजू भागता हुआ आया। रोशनी, प्रज्ञा, अरे जल्दी चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ माँ को? वो अचानक से बेहोश हो गई है। वो सभी क्रांति को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उसे बीपी लो की शिकायत बताते हैं। साथ ही कमजोरी के कारण
उसे कुछ दिन के बेड रेस्ट पर रहने के लिए कहते हैं। अब से तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है माँ, अब तुम बस आराम करो। हमने उस लाला को भी मना कर दिया है कि तुम अब उसके यहाँ काम नहीं करोगी। लेकिन मैं आराम करूंगी तो घर कौन संभालेगा? हम दोनों हैं ना माँ, अब आप बस आराम करो। क्रांति के पास रखे थोड़े से पैसों से वो पिज्जा बनाने का सामान लाती है। फिर दोनों सड़क किनारे बोरी पर ही पिज्जा बनाकर बेचने लगती हैं, क्योंकि ठेला खरीदने के लिए अभी उनके पास पैसे नहीं थे। वो जोर जोर से लोगों को आवाज देकर बुलाने लगती हैं। आओ आओ प्यारे लोगों, आओ हमारा स्वादिष्ट पिज्जा खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। सिर्फ 50 रुपए के सस्ते दामों में खाओ। इतना सस्ता पिज्जा सुनकर कुछ लोग उनके पास आ जाते हैं और उनसे वो पिज्जा लेते हैं। पहले दिन उनकी थोड़ी सी कमाई हो जाती है। फिर एक औरत उनके पास आती है। एक वेज पिज्जा मुझे भी देना। वाह, इसमें तो क्या लाजवाब स्वाद है। ऐसा करो 4 पैक भी कर दो। उनका वेज पिज्जा सबको बहुत पसंद आया और उन दोनों बहनों का काम चलने लगा। लेकिन मदन उनसे चिढ़ने लगा। ये छोरियां क्या सोचती हैं? 2-4 सब्जियों से बना ये वेज पिज्जा बिक जाने से ये लड़कियां मेरी बराबरी कर लेंगी। कहाँ मेरा वेज और पनीर पिज्जा, और कहाँ इनका ये सब्जी वाला सिर्फ वेज पिज्जा। मदन को खुद पर खूब घमंड था। कुछ दिन बाद ही दोनों बहनों ने पुराना ठेला खरीद लिया और उस पर वेज पिज्जा बनाकर बेचने लगी, जिससे उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई और उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। उन लड़कियों की मीठी बोली और प्यारा स्वभाव, साथ में सस्ता और स्वादिष्ट पिज्जा खाकर लोग उनकी ओर आने लगे। रोशनी तवे पर पिज्जा बनाती और प्रज्ञा वो सबको परोसती जाती। वाह, क्या बढ़िया वेज पिज्जा बनाया है। क्या लाजवाब स्वाद है इसमें। उनकी कमाई देख मदन गुस्से में आकर उनसे बोला, ए लड़कियों, खबरदार, अगर कल से तुम दोनों ने अपना पिज्जा का ठेला यहाँ पर लगाया तो। क्यों नहीं बेच सकती हम यहाँ पर पिज्जा? क्योंकि तुम्हारा ये सस्ता सब्जी वाला 2 कौड़ी का पिज्जा देखकर मेरी दुकान पर कोई नहीं आता। मैं रोज सारा सामान घर ले जाता हूँ और तुम दोनों यहाँ बैठकर नोट छाप रही हो। लेकिन वो दोनों नहीं मानती और अगले दिन से वो फिर से पिज्जा बनाकर बेचने लगती हैं। मदन उनके ठेले पर जाता है और वहाँ खड़े ग्राहकों से कहता है, आप सब मेरे ठेले पर आइए, वहाँ आपको पनीर पिज्जा मिलेगा। आपको ये बेकार सब्जी वाला पिज्जा नहीं खाना पड़ेगा। तुम्हारे पिज्जा में तो रत्ती भर का स्वाद भी नहीं है जो स्वाद इसके इस वेज पिज्जा में है। न जाने क्या मिलाती हैं ये 2 कौड़ी की लड़कियां अपने इस वेज पिज्जा में। अब दोनों बहनें स्कूल से आते ही पिज्जा का ठेला लगाकर पिज्जा बनाती और दोपहर से रात तक बेचती रहती। उनके पास खूब ग्राहक आते। ये देख अब मदन से रहा नहीं गया और एक शाम जब दोनों बहनें काम समेटकर घर जाने लगी तो मदन एक बड़ा सा डंडा लाए और उनके ठेले को तोड़ फोड़ करके वहां से चला गया। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया। अरे सुना है यहाँ कोई लड़कियां वेज पिज्जा बनाकर बेचती हैं। क्या आप बता सकती हैं उनका ठेला कहाँ है? ये सुनते ही दोनों बहनें रोने लगी। अंकल जी, हम ही यहाँ पिज्जा बनाकर बेचती थी, लेकिन एक अंकल ने हमारा सारा ठेला तोड़ दिया। उन्होंने उसे सारी बात बताई। फिर उस सेठ ने उनसे कहा, मैं एक आश्रम चलाता हूँ, मुझे वहां के 1200 बच्चों के लिए तुमसे पिज्जा बनवाना है। सारा सामान मैं तुम्हें खुद खरीद कर दूंगा। बस तुम दोनों हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम जैसे बच्चे ही इस देश के गरीब बच्चों का भविष्य हैं। वो सेठ बड़े ही दिलदार थे। उन दोनों ने जो कुछ खोया था उससे कहीं गुना ज्यादा ही उन्हें मिला। दोनों ने अगले 2 दिन में 1200 पिज्जा अनाथ आश्रम में भिजवा दिए, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हुई। अब उन्होंने एक नया ठेला खरीदा और फिर से उसी जगह पर पिज्जा बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे क्रांति भी पूरी तरह ठीक हो गई और अब वो भी अपनी बेटियों का इस काम में साथ देने लगी। उनके पास अब शादी पार्टियों के भी कई ऑर्डर आने लगे, जिससे वो अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। मदन भी समझ गया कि अच्छाई की जीत होकर ही रहती है, इसलिए उसने अब उन्हें परेशान करना बंद कर दिया और अपना काम बंद कर